तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है ओजोन और ग्रीन हाउस। यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं दोनों टॉपिक को मिला करके। अभी कल भी इन दोनों टॉपिक को मिला करके 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर और कट कर देंगे, एकदम आपके दिमाग में इसको एकदम सेट कर देंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो आप आसानी के साथ में इसको सॉल्व कर सकें। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और चाहते हैं कि एग्जाम को किसी तरह से क्वालिफाई कर जाएं, तो वो लोग हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, आप इंग्लिश आपकी मिल जाएगी और आपका सौरमंडल, अंतरिक्ष, स्पोर्ट्स, सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब की पीडीएफ एक साथ में आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद में आप आसानी के साथ में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दें, जिन लोगों ने पीडीएफ मंगाई थी और एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है। तो ये देख सकते हैं, देखिए आपकी पीडीएफ और सहयोग की वजह से मेरे 90 नंबर आए हैं। मात्र 5 दिनों की तैयारी है इनकी, बताइए 5 दिनों में ये 90 नंबर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने पीडीएफ परचेज किया था और 5 दिनों में एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इसके बाद में ये कमेंट आपको दिख रहा है 3 घंटे पहले का है। सर मेरा 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे 117 नंबर आए हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस आपकी पीडीएफ पढ़ी थी, उसमें से पूरा फंसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि पीडीएफ कितना हेल्प कर रही है लोगों की। इसके बाद में देखिए, इन्होंने तो आपको दिख भी रहा होगा मैथ पेडागोजी की 50 क्वेश्चन वाली पीडीएफ, लास्ट सबसे लास्ट ये पीडीएफ हमने इनको भेजी थी। देखिए, तो ये है रुचि शर्मा। देखिए इनके सर 91 नंबर आए हैं जनरल कैटेगरी से और इन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मात्र 15 रुपए खर्च करके अपनी पीडीएफ मंगा रहे हैं, पढ़ करके आराम से जा रहे हैं और एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ मंगा लीजिए। पीडीएफ कैसे मंगाना है, तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखिए एक जो है क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इस क्यूआर कोड का इसका स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में इस पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर फ़ोन पे में जाइए, स्कैनर वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उस पर आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है। और ये हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो आपने स्क्रीनशॉट किया है पेमेंट वाला, वो आपको सेंड कर देना है 7052547003। ठीक है, इस नंबर पर आपको अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नंबर एक बार फिर से देख लें, 7052547003। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। आराम से पढ़ करके जाइए और एग्जाम को क्वालिफाई करके आइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। ओजोन परत, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो आज हम ओजोन परत, ओजोन कहाँ पाई जाती है, कौन से प्रोटोकॉल हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव, क्या फायदे क्या नुकसान, सारा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, तो ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक अद्वितीय परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसे हम यूवी किरण कहते हैं, इनको अवशोषित करके कर लेती है। ठीक है, और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगर ये यूवी किरणें पृथ्वी पर आ गई तो स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। देखिए, यह परत समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में अभी रिसेंट में। जो पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ओजोन परत का मुख्य घटक ओजोन होता है, जिसका सूत्र O3 है। एक बार आपसे ये सूत्र ही पूछा गया था, ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बनी होती है। इसे पृथ्वी की प्राकृतिक ढाल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखते हैं। ओजोन परत का निर्माण होता कैसे है। देखिए, तो ओजोन परत कैसे बनती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ती हैं। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जावान किरणों के द्वारा ऑक्सीजन अणुओं को विभाजित करने से शुरू होती है। यह विभाजित अणु ऑक्सीजन अणु ओ और मुक्त ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। ये जो अणु विभाजित होते हैं ये आपके ओ अणु बनाते हैं और O2 पहले से ही ऑलरेडी उसमें होती है। तो ये O2 और प्लस O ये मिल करके O3 का निर्माण करते हैं, जो कि आपका ओजोन गैस, ओजोन परत का निर्माण करती है। ठीक है,
कुछ अन्य जानकारी देखिए, मुक्त ऑक्सीजन परमाणु ओ अन्य ऑक्सीजन अणु यानी O2 से मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है, जो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया है। नंबर 3, यह प्रक्रिया सतत रूप से होती है, जिससे ओजोन परत का निर्माण और पुनर्निर्माण होता रहता है। लगातार ये ऐसा होता रहता है, ऊपर से O2 आता है, नीचे से आपको O परमाणु मिलता है, दोनों मिलकर के O3 बनाते रहते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ओजोन परत का निर्माण होता रहता है। चलिए, ओजोन परत के कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है यूवी किरणों से रक्षा, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है हमारी। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो यूवी बी किरणें होती हैं और पराबैंगनी जो सी किरणें होती हैं यानी यूवीसी किरणें होती हैं, इनका अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर ओजोन परत है, यूवी बी और यूवी सी आ रही हैं, तो ये ओजोन परत इन किरणों को अवशोषित कर लेगी, पृथ्वी पर नहीं आने देगी। यूवीबी किरणें जो हैं वो त्वचा कैंसर और आंखों में मोतियाबिंद का कारण बनती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो यूवीसी किरणें हैं ये सबसे घातक होती हैं, क्योंकि लेकिन ये पूरी तरह से ओजोन परत के द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती हैं। सबसे घातक यूवीसी किरणें होती हैं, लेकिन इनको क्या होता है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेती है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। उसके बाद में जलवायु संतुलन बना रहता है। ओजोन परत पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में भी मदद करती है। यह वायुमंडल के निचले स्तरों को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश का किरण पृथ्वी पर आया, ठीक है, अब ये वापस पृथ्वी से न लौट जाए, इसलिए ओजोन परत क्या करती है, इस गर्मी को यहीं की यहीं रहने देती है, जिससे क्या है, अपनी पृथ्वी जो है वो बर्फ नहीं बनती है। अगर ये ओजोन परत हट जाए या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव हट जाए तो अपनी पृथ्वी बर्फ बन जाएगी, बर्फ का गोला बन जाएगी। ठीक है ना। तो जलवायु संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करती है। जीवन की सुरक्षा कैसे करती है, तो पौधों, जानवरों और मनुष्यों को हानिकारक विकिरणों से बचा करके ये मानव के जीवन की सुरक्षा करती है। समुद्री जीवन, विशेष रूप से जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, उनको यूवी किरणों से बचाती है और समुद्री जीवन को भी बचाती है। ठीक है। इसके बाद में आपको पता ही है, आपकी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, तो महिला पर्यवेक्षक की क्लास हम शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में सबसे कम रेट में आपको हम महिला पर्यवेक्षक की पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ओजोन परत के नुकसान कैसे होता है, ओजोन परत को नुकसान कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के मुख्य कारण सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सीएफसी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, तो सीएफसी गैसें रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में मौजूद होती हैं, और यही सीएफसी गैसें ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं तो सूर्य की यूवी किरणों के संपर्क में आने पर ये टूट करके क्लोरीन परमाणु यानी सीएल परमाणु को छोड़ती हैं। एक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये आपका O3 है, ये बेचारा घूम रहा है, रक्षा कर रहा है आपकी, लेकिन यहाँ से जब सीएफसी किरणें सूर्य की किरणों से मिलती हैं तो ये सीएल का निर्माण करती हैं, और ये सीएल जाकर के O3 को मार देता है, और एक क्लोरीन परमाणु जो है वो हजारों ओजोन परमाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए सीएफसी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2 है हेलोन्स और कुछ अन्य रसायन हैं। अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाले रसायन जैसे हेलोन्स ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। आपने लाल कलर का सिलेंडर देखा होगा, जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, हर जो है ऑफिस में रखा रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोन्स होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, जो मतलब कि आपके आग को बुझा देते हैं। लेकिन ये सीएफसी भी मिल करके और हेलोन्स परमाणु मिल करके ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये औद्योगिक रसायन ओजोन परत को कमजोर करते हैं। ये दोनों को भी याद रखना है। मुख्य रूप से आपको सीएफसी याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, आप जानते हैं इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। कृषि और उद्योगों से उत्सर्जित गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, इसे हास्य गैस कहते हैं, याद रखना। प्राकृतिक कारण क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट और सौर विकिरण भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, अब ओजोन परत अगर खराब हो जाएगी या फिर नष्ट हो जाएगी तो प्रभाव क्या होंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला है ओजोन छिद्र, ओजोन होल हो जाएंगे। ओजोन में अगर होल हो जाएंगे तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे संपर्क में आ जाएंगी। देखिए, ओजोन परत के पतले होने के कारण अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्रों के ऊपर ओजोन छिद्र बन गया है। इसका मुख्य कारण ठंडे क्षेत्रों में सीएफसी और अन्य हानिकारक रसायनों का जमाव है। और आप जहां भी नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो आपके ठंडे क्षेत्र ही होंगे, जैसे ध्रुवों पर। यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा और नीचे से आपकी गैसें जाती हैं सीएफसी वगैरह, और इकट्ठी हो जाती हैं जाकर के ध्रुवों पर। और ध्रुवों के ऊपर, चाहे वो अंटार्कटिका हो चाहे वो आर्कटिक व्रत हो, यहाँ पर जो भी आपकी वो होती है समताप मंडल में जो आपकी ओजोन मौजूद होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, और यहाँ पर हो जाता है छेद। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जमने के कारण छेद हो जाता है, और जो पराबैंगनी किरण है वो इन छेदों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं।
अगला है पराबैंगनी किरणों का बढ़ना। अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें बढ़ जाएंगी। यूवीबी किरणों का अधिकांश संपर्क त्वचा कैंसर और मोतियाबिंदु कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र का कारण बनता है। समुद्री जीवन और फसलों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर ये यूवी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो। जलवायु में परिवर्तन होगा भाई, जिससे रक्षा आपकी जो आपकी ओजोन परत जिससे हमारी रक्षा करती है, अगर वो समाप्त हो जाएगा तो वही वही परेशानी आ जाएगी। जैसे जलवायु संतुलन बिगड़ जाएगा, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। ओजोन परत के कमजोर होने से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से गर्मी बढ़ रही है, ऊपर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपके जो है समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ वगैरह आ रही है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। ओजोन परत संरक्षण के उपाय क्या-क्या किए जा सकते हैं? तो सीएफसी और हानिकारक रसायनों पर आपको नियंत्रण करना होगा। रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल उत्पादों में सीएफसी की जगह वैकल्पिक गैसों का उपयोग करें। मतलब सीएफसी का उपयोग कम करें, उनकी जगह पर कुछ अन्य पदार्थों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं? तो सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपसे पूछा जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। यह समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए यह समझौता किया गया था। इसके तहत सीएफसी, हैलोन्स और अन्य रसायनों पर पाबंदी लगाई गई थी। अगला है हरित ऊर्जा का प्रयोग कीजिए तो अपने आप समताप मंडल नष्ट नहीं होगा और ओजोन परत बची रहेगी। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग कीजिए, जिससे कि प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी और जो है वायुमंडल को नुकसान नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है। आगे देखिए, जन जागृति जागृति का मतलब है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को ओजोन परत के महत्व और इसके संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित कीजिए। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे कि ओजोन परत हमारी बची रहे। इसका महत्व क्या होगा? तो जीवन की सुरक्षा होगी। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा मिलेगी, इनसे जो है बचाया जाएगा। जलवायु स्थिरता बनी रहेगी, आपको बता दिया। ह्यूमन हेल्थ बना रहेगा, यानी कि त्वचा कैंसर और आंखों की बीमारियों से बचाव होगा अगर ओजोन परत रहेगी। पारिस्थितिकी तंत्र की जो है आपकी सुरक्षा बढ़ी रहेगी, पारिस्थितिकी तंत्र अपना बना रहेगा, दिक्कत नहीं होगी पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये आपका ओजोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे बाहर आपका ओजोन का प्रश्न नहीं जाने वाला है। ओजोन परत से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है, ये भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है, ठीक है? समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, ओजोन परत 15 किलोमीटर से लेकर के आपकी 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है? तो ओजोन आपकी समाप्त होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जहाँ से कल 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? कौन-कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं? यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी देर में आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आने वाला है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं और पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी, इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करके वापस पृथ्वी की ओर भेजती हैं। ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी सूर्य की प्रकाश आया, ठीक है? अब ये सूर्य का प्रकाश टकरा करके वापस जाएगा, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये क्या करता है? इस प्रकाश को जाने नहीं देता। कहता भैया कहाँ जा रहे हो? नीचे चलो वापस। तो वापस नीचे भेज देता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी में गर्मी बनी रहती है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराएँगी, तुरंत वापस लौट जाएँगी और जैसे ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है, वैसे ही पूरी पृथ्वी एक बर्फ़ का गोला बन जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अपने लिए बहुत ज़रूरी है। यह प्रक्रिया आपकी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाती है, जो पृथ्वी के तापमान को गर्म रखने में मदद करती है। हालाँकि इन गैसों की अधिकता से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ भी जाता है। अगर ये गैसें ज़्यादा हो जाएँगी तो जो आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर है, जैसे कि ये सूर्य की किरण आई, वापस गई, इन्होंने कुछ को रोका, कुछ को वापस जाने दिया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल भी जो आपकी किरणों की गर्मी है वो बिल्कुल भी वापस नहीं जा पाएगी। इससे पृथ्वी आग का गोला भी बन सकती है। तो बिल्कुल मतलब मध्य में रहना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैसें और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो यही पृथ्वी की गर्मी का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन भी आपका अभी पूछा जा चुका है। चलिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन-कौन सी हैं और उनके क्या-क्या स्रोत हैं? अभी कल पूछा गया था इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए कौन-कौन सी गैसें हैं। सबसे पहले है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अन्य रूपों में भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। चलिए, जिसे हम CO2 कहते हैं। स्रोत क्या है? तो ये आपकी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके जलने से यह गैस निकलती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है? देखिए, अगर वनों की कटाई की जाएगी
तो ये गैस सबसे ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आपको पता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो नियंत्रण बना रहता है। लेकिन अगर वनों की कटाई कर दी जाएगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो ये गैस बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। औद्योगिक प्रक्रियाएँ, ज़्यादा अगर औद्योगिक कार्य होगा तो ये गैस बढ़ेगी। ज्वालामुखी विस्फोट से यह गैस बढ़ती है। उत्सर्जन में योगदान या मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख हिस्सा है। CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो आपकी CO2 है। प्रभाव क्या है? तो वातावरण में इसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। अगली गैस है आपकी मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं। स्रोत कहाँ क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो पशुपालन, जो आपके पशुओं के पाचक पदार्थ होते हैं, पशुओं के पाचन से, ये जैसे आप देखते हैं ना कि जो गाय भैंसें होती हैं जुगाली करती रहती हैं, जो सफ़ेद-सफ़ेद टपकता रहता है जुगाली के वक़्त, तो वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। जैविक कचरों का अपघटन करेंगे तो वहाँ से मीथेन गैस निकलेगी। प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन होगा तो वहाँ से मीथेन गैस निकलेगी। धान के खेतों में भी मीथेन गैस निकलती है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन-सी गैस धान के खेतों में से निकलती है, तो मीथेन गैस होती है। देखिए, प्रभाव क्या है? तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, 25 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। उसके बाद में है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह एक हास्य गैस है, ये भी आपको याद रखना है। स्रोत क्या है, कहाँ से मिलती है? तो जो उर्वरक होते हैं फर्टिलाइज़र्स, इसका अगर आप अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये N2O गैस निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी। औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है और जलते हुए जीवाश्म ईंधन से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। इसका प्रभाव क्या है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना अधिक प्रभावी है भैया, बहुत ज़्यादा प्रभावी है ये, कार्बन डाइऑक्साइड से तो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो 300 गुना अधिक प्रभावी होती है, तो इस पर भी आपको नियंत्रण करना होगा। अगला है जलवाष्प, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है? तो इसके स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोतों जैसे महासागर और जल निकायों से जब वाष्पीकरण होता है, जब आपकी ये मान लीजिए महासागर नदियाँ हैं, सूर्य की किरण आई, पड़ी, गैप जो आपके पानी है वो आपका भाप बना, ऊपर गया और फिर वर्षा के रूप में नीचे आया, तो ये जल चक्र होता है और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण के द्वारा हमें जल वाष्प मिलती है। देखिए, मानवीय गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से जलवाष्प बढ़ाने में योगदान करती हैं। प्रभाव क्या होगा? तो यह सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है, क्योंकि ज़्यादातर आपके आसपास जल ही पाया जाता है और जल के वाष्पीकरण से जलवाष्प बनती है और जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना जो है योगदान करती है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी आपको बता के आए हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे जो होते हैं, यहाँ से ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। एरोसोल स्प्रे समझ रहे हैं, जो आप सूं-सूं करके से रखते हैं पूरे बॉडी पर, बॉडी स्प्रे जो होता है, ठीक है ना? चलिए, प्रभाव क्या है? तो यह ओज़ोन परत को नष्ट करता है, CFC के बारे में बताया आपको हमने, ओज़ोन परत को नष्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला कौन-सा है? अगला है ओज़ोन, जिसे हम O3 कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषकों का वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रिया के बाद में O3 गैस बनती है। आपको बताया था, सूर्य की किरण आती है, ठीक है ना? ये O2 लेकर के आती है, वायुमंडल से इसे एक O मिल जाता है, दोनों क्रिया करके O3 गैस का निर्माण करते हैं, जिसे हम ओज़ोन कहते हैं। प्रभाव क्या है? तो ट्रोपोस्फेरिक जो निचले वायुमंडल है, ओज़ोन ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं, ओज़ोन के बारे में पूरा। अब ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसा करके औसत टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, जिससे कि ना तो ज़्यादा टेम्परेचर हो और ना ही बहुत कम टेम्परेचर हो। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रक्रिया कैसे बनती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे कार्य करता है? तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह इन किरणों को अवशोषित करके इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस करती है। ग्रीन हाउस गैसें इन विकिरणों को अवशोषित करती हैं और कुछ भाग को वापस पृथ्वी की ओर भेज देती हैं। आपको बताया था, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ से सूर्य की किरण आई, यहाँ पर पृथ्वी ने अवशोषित किया, इंफ्रारेड किरणें बनी, ये वापस गईं, ग्रीन हाउस गैसों ने इनको अवशोषित किया, कुछ को वापस पृथ्वी पर भेजा, कुछ को वापस ऊपर भेज दिया। इससे क्या होता है, लगातार जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बना रहता है। तो ये काम ग्रीन हाउस इफेक्ट का रहता है, ठीक है? देखिए, नंबर 4, इससे पृथ्वी का औसत टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो है बना रहता है, ना इससे कम होता है, ना इससे बहुत ज़्यादा होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो सकता है और पृथ्वी आपका एक बर्फ का गोला बन सकती है। जीवन असंभव हो जाएगा बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अगर ये ज़्यादा हो जाएँगी तो क्या होगा? जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में असामान्य रूप से बढ़ जाती है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनती है। प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ग्लेशियर जो हैं वो आपके पिघलेंगे। ये जो आपके ग्लेशियर हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे तो नीचे पानी आएगा, जिससे बाढ़ और समुद्र का स्तर बढ़ेगा।
ठीक है? समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, पानी ज़्यादा आएगा, नदियों के द्वारा समुद्र में जो समुद्र का स्तर है वो आपका बढ़ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएँ कौन-सी होंगी? चक्रवात आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भी आ सकती हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार कगार पर हैं और फसलों की पैदावार में लगातार कमी हो रही है, तो मनुष्य जो है वो भूखों मरनों पे आ जाएगा, ठीक है? स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्मी से संबंधित बीमारियाँ जैसे हीट स्ट्रोक स्ट्रोक और संक्रमण में वृद्धि हो सकती है। अभी कल प्रश्न पूछा गया था कि अगर मानव में निर्जलीकरण हो जाता है तो कौन-सी बीमारी हो जाती है? तो हीट स्ट्रोक हो जाता है अगर पानी कम हो जाएगा मानव के शरीर में। गर्मी बढ़ेगी, पानी कम होगा, हीट स्ट्रोक होगा, बीमारियाँ बढ़ेंगी, ठीक है? चलिए, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत का उपयोग कीजिए, इससे गर्मी नहीं बढ़ेगी मौसम में, मौसम बना रहेगा, एकदम सम मौसम रहेगा। जीवाश्म ईंधनों पर आपको निर्भरता कम करना है, पेट्रोल, डीजल का यूज़ कम करना है। वनीकरण और पुनर्वनीकरण यानी कि अधिक पेड़ लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सकता है और वनों की कटाई को रोक करके भी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। सीएफसी पर आपको नियंत्रित करना है, सीएफसी की जगह किसी अन्य गैस का प्रयोग करके आप वायुमंडल में सीएफसी को निकलने से रोक सकते हैं। परिवहन में सुधार कीजिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएँ, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दें। आपने देखा भी ई-रिक्शा वगैरह चलता है, ई-रिक्शा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यह जो है पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है, इलेक्ट्रिक वाहन है भैया, चार्ज कीजिए, चलाइए, कोई प्रदूषण नहीं होता है। कृषि में सुधार, जैविक खेती को अपनाना चाहिए और यहाँ ही से प्रश्न बन जाएगा कि पहला जैविक खेती वाला कौन सा राज्य है? पूरी तरह से जैविक खेती हिमाचल प्रदेश है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका, ठीक है? उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन-कौन से हुए हैं, ये देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस को लेकर के। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पहला समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। डेट पूछी जा सकती है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। पेरिस समझौता 2015, वैश्विक टेम्परेचर को वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और सीमित करने का लक्ष्य था पेरिस समझौते के अंतर्गत, जो कि आपका 2015 में हुआ था। ये प्रश्न भी आपके एमपी टेट में पूछा गया है। उसके बाद में भैया ये आपका यहाँ पर होता है समाप्त। 2 आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने करवा दिए हैं, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन गैस, ठीक है? ये दोनों में से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ कर के जाइए, पीडीएफ मंगा लीजिए, उसमें आपको ये पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगी, ठीक है? ये हमारा क्यूआर कोड है, इस पर ₹15 का मात्र आपको पेमेंट करना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगता है। अगर समय लग रहा है तो ऊपर देख लीजिए डीपी पर, व्हाट्सएप डीपी पर क्या लगा हुआ है। जब आपका एग्जाम एनालिसिस होता है तो 2 घंटे के लिए पीडीएफ भेजना बंद हो जाता है। एनालिसिस की वीडियो आने के बाद में तुरंत पीडीएफ पुनः भेजना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आप व्हाट्सएप में डालेंगे तो तुरंत व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ करना है। स्कैनर वाले ऑप्शन पे जाना है, गैलरी से इसको सिलेक्ट करना है, 15 का पेमेंट करना है और ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर देना है और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। पीडीएफ हर एक व्यक्ति को भेजी जाती है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट मिले, किसी पर भी ध्यान मत दीजिए। एक-एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। थोड़ा-सा लेट हो सकता है, 1 घंटे, सवा घंटे लग सकता है, क्योंकि आपके मैसेज अगर बहुत नीचे चले जाएँगे तो थोड़ा-सा समय लगता है ढूँढने में, ठीक है? लेकिन एक-एक व्यक्ति को हम ढूँढ-ढूँढ करके पीडीएफ सेंड करते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। कोई नेगेटिव कमेंट करे, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और पीडीएफ से प्रश्न आ रहे हैं, आपको ऊपर हमने जो है स्क्रीनशॉट में दिखा दिया, ठीक है? चलिए, इसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएँगे आज, ठीक है? आपके भाई अगर एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो तो आप अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पर। उसके बाद में महिला पर्यवेक्षक और ग्रुप 4 का एग्जाम आपका आज जो है ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन डल गया है, तो ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन डल गया है, उसकी तैयारी भी हम आपकी करवाएँगे। उसके लिए भी हम पीडीएफ 15 से 20 रुपए में प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 15 तारीख तक के एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी और 15 के बाद की जो पीडीएफ है वो आपको हम पेड पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड करा देंगे ₹15 वाली में, ठीक है? तो ये आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।